अभिलाष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनय में। हम अपनी भूगोल की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हम अगला पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अब आज से ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। ठीक है, इसके पहले तक की वीडियो में मैंने हिमालय का निर्माण, हिमालय के वर्गीकरण की प्रक्रिया, हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है, इस विषय पे मैंने पार्ट 14 तक की वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं। आज जो हमारा पार्ट 15 का वीडियो होने वाला है, जिसके अंतर्गत सिर्फ हम ट्रांस हिमालय के बारे में समझेंगे। आपके भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला जिसे आप ट्रांस हिमालय कहते हैं, आज की क्लास में से आज के लेक्चर में सिर्फ उसी को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक। तो आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय क्या है। देखिए, ये वाला क्षेत्र है हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। ये है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। जम्मू कश्मीर के उत्तर में आपको पता है कि यहाँ साइड से क्या है? चाइना। यहाँ किसका विस्तार है? चाइना का। ये पूरा क्षेत्र किसका है? आपका चाइना का। और यहाँ साइड वाले क्षेत्र पर आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान का विस्तार है। ठीक, तो आप जम्मू कश्मीर के जस्ट उत्तरी वाले क्षेत्र पर देखिए, मैंने एक गोला बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है पमीर का पठार। तो आप इतना समझिए कि जम्मू कश्मीर के उत्तर में एक पर्वतीय गांठ विस्तृत है जिसे हम पमीर का पठार कहते हैं। किसकी गांठ विस्तृत है? पर्वतों की गांठ। कई पर्वत वहां पास आपस में मिलते हैं और एक भूखंड के गांठ का, उबड़ खाबड़ मैदानी गांठ का निर्माण करते हैं, जिसे हम पमीर का पठार कहते हैं। पमीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। पमीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। ये चीज मैंने कल की वीडियो में बताया था। ठीक है, अब ये जो पमीर का पठार है, इसके पूर्व में कुल्लू सा पर्वत और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और दक्षिण से काराकोरम श्रेणी, ये तीनों जाकर इससे मिलते हैं और इस गांठ का निर्माण करते हैं। आई बात समझिए। हमें पढ़ना क्या है आज? ट्रांस हिमालय। हमें पढ़ना क्या है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणी है? 3 श्रेणी। ट्रांस हिमालय के विषय हम सबसे पहले समझते हैं। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय हिमालय के मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक, और ये हिमालय के पार स्थित है, इस कारण इसे पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जा सकता है? पार हिमालय के नाम से। मैंने क्या बोला? सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है और ये हिमालय के उत्तर में हिमालय के उस पार स्थित है, इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये पीओके कुछ क्षेत्र इसका जम्मू कश्मीर में और लद्दाख वाले क्षेत्र में विस्तृत। कहां? भारत में पीओके जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक, पीओके बोला जाए जो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र है, पीओके का यह क्षेत्र भारत का ही हिस्सा है, जिसपे 1948 में पाकिस्तान ने धोखे से अधिकार कर लिया था। ठीक, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा है, इस कारण मैं इसे भारत के ही अंतर्गत लिखता हूं। पीओके जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में इसका विस्तार है, भारत के। और चाइना में आते हैं तो चाइना के किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो चाइना में याद रखिए तिब्बत और एक क्षेत्र और है ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन। अब ये जो ऑक्साई चीन वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र यहां से ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता? पीओके, और ये वाला क्षेत्र कहलाता ऑक्साई चीन। ये वाला क्षेत्र आपका ऑक्साई चीन और ये वाला पीओके। ठीक, ऑक्साई चीन पर 1962 में चाइना ने अधिकार कर लिया था। 1962 की जो भारत चीन की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें चाइना युद्ध जीतता है और भारत के इस हिस्से पर अधिकार कर लेता है। ये उत्तर पूर्वी लद्दाख कहलाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो मैं कह सकता हूं कि इसका विस्तार, ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के पीओके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और चाइना के तिब्बत और ऑक्साई चीन वाले क्षेत्र पर है। और ऑक्साई चीन भी किसका हिस्सा है? हमारे भारत का ही भाग है। ठीक,
अब एक चीज और समझिएगा, जो ये ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का भाग नहीं है, ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। इतना याद रखिए, एकदम क्लियर कट आपको बता दूं कि ये हिमालय पर्वत से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, ये हिमालय के ट्रांस में स्थित है, इस कारण इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। ठीक, तो अगली लाइन इस पर लिखी हुई है कि मुख्य हिमालय से प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पास क्या लिखी हुई है, ये जो ट्रांस हिमालय है मुख्य हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये नीचे आप देख रहे हैं ये 3 श्रेणियां, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं ये तीनों, बृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय, ये हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखला है। और इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वाली। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। ठीक, तो मुख्य हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार हिमालय के, मुख्य हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक, अगर भौगोलिक रूप से इसका विस्तार देखें तो मुख्य रूप से किस प्लेट का हिस्सा है, तो ये यूरेशियन प्लेट में विस्तृत है। ये किस प्लेट में विस्तृत है, यूरेशियन प्लेट। आपको पता होगा हिमालय बना ही कहां से, यूरेशियन प्लेट और अंगारा लैंड की प्लेट के टकराने के बाद, यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड के टकराने के बाद जो मध्य का हिस्सा उठा उसे हमने मुख्य हिमालय कहा। लेकिन ये पहले से ही, हिमालय के निर्माण के पहले से ही यह पर्वत श्रृंखला आपके किसमें विस्तृत थी, यूरेशियन प्लेट में विस्तृत थी। ठीक, तो याद रखिएगा भौगोलिक विस्तार की जब बात की जाए तो ये यूरेशियन प्लेट में विस्तृत है और इसके उत्तरी क्षेत्र पर पमीर का पठार, पमीर का पठार तो कह सकते हैं, पमीर के पठार में दक्षिण में है और मुख्य हिमालय के उत्तर में विस्तृत है। पमीर पठार के दक्षिण में और मुख्य हिमालय के उत्तर में विस्तृत है। मतलब यहाँ पास अगर ये ट्रांस हिमालय है तो इसके ऊपर क्या है, पमीर का पठार, और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये क्या है आपका मुख्य हिमालय, और ये बीच में क्या है आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय ये जो जिस प्लेट पर विस्तृत है, ये जो प्लेट है इसे हम क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट। ये जिस प्लेट पर विस्तृत है इसे क्या कहेंगे हम, यूरेशियन प्लेट। तो एक बार और समझिएगा, ट्रांस हिमालय भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भारत के पीओके, लद्दाख और आक्साई चीन तथा चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र तक है और जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक, फिर ये जो हिमालय है ये हिमालय मुख्य हिमालय से प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, अर्थात ये यूरेशियन प्लेट पे पहले से ही विस्तृत थी। तो किस प्लेट में विस्तृत है, तो यूरेशियन प्लेट में विस्तृत है, और यूरेशियन प्लेट में पमीर पठार के दक्षिण, या पमीर की गांठ भी हम इसे कहते हैं, पमीर पठार के दक्षिण और मुख्य हिमालय के उत्तर में विस्तृत है। पमीर गांठ के दक्षिण में और मुख्य हिमालय के उत्तर में विस्तृत है, और यह हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो क्या ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का भाग है? क्या इसका निर्माण यूरेशियन और गोंडवाना लैंड की प्लेटों के टकराने से हुआ है? तो ये दोनों प्रश्न आपके क्या होंगे, नहीं। ठीक, ना तो इसका निर्माण दोनों प्लेटों के टकराने से हुआ है और ना ही ये हिमालय पर्वत का भाग है। ये हिमालय से, मुख्य हिमालय से प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो पहले से ही यूरेशियन प्लेट में विस्तृत है, जो पहले से ही यूरेशियन प्लेट में विस्तृत है। आई बात समझ में? अब कुल इसकी श्रेणियां कितनी है, तो बात की जाए कि कुल कितनी श्रेणियां हैं, तो ट्रांस हिमालय में कुल 4 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में कुल 4 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। लेकिन जब बात की जाए कि मुख्यतः ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रृंखला है, तो मुख्यतः पूछे तो 3। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है अगर आपसे कि ट्रांस हिमालय में कुल कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ट्रांस हिमालय में कुल 4 पर्वत श्रेणी है और मुख्यतः कितनी है, 3 पर्वत श्रेणी, मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। अब आइए समझते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो पहली पर्वत श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है आपकी लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है कैलाश श्रेणी, और चौथी है जास्कर श्रेणी। कौन कौन से, एक बार और समझिए, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी।
काराकोरम लद्दाख हम मुख्यतः में पढ़ते हैं, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, कैलाश श्रेणी को हम इसमें छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो कैलाश श्रेणी है, यहाँ पास जो विस्तृत है कैलाश श्रेणी, ये श्रेणी किसका भाग है? आपके लद्दाख श्रेणी का ही भाग है, जो लद्दाख श्रेणी से अलग होकर तिब्बत के पठार में विस्तृत हो गया था। समझ में आई बात? जो कैलाश श्रेणी है ये किसका भाग माना जाता है? आपके लद्दाख श्रेणी का भाग ही है, जो कि तिब्बती पठारी क्षेत्र में विस्तृत है। तो कई जगह पुस्तकों में लिखा होता है कि लद्दाख श्रेणी के पूर्वी विस्तार को ही कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस कारण जब कुल श्रेणियों में हम पढ़ते हैं तो कुल में हम कैलाश श्रेणी को अलग पढ़ते हैं। इस कारण 4 श्रेणियां हो जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। लेकिन जब हम मुख्यतः पढ़ते हैं तो 3 श्रेणियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसमें हम कैलाश श्रेणी को अलग से नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि कैलाश श्रेणी को हम क्या मानते हैं कि ये लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। और आप देख सकते हैं ये लद्दाख श्रेणी है, यहाँ पास थोड़ी गैप पाया गया है, मतलब ये पर्वत श्रृंखला इससे अलग होकर आपके किसमें विस्तृत हो गया था? तिब्बती पठारी क्षेत्र पर। समझ में आई बात? ठीक, तो हमने 4 श्रेणियां पढ़ी, मुख्यतः 3 पढ़ी, और कैलाश को क्या जाना कि किसका विस्तार है? लद्दाख श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। फिर एक चीज और समझिएगा, ये जो भारत का उत्तरी क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, जहाँ ट्रांस हिमालय विस्तृत है, इस क्षेत्र पर हिम वर्षा सर्वाधिक होती है। इस क्षेत्र पर वर्ष भर मैं कह सकता हूँ इस क्षेत्र पर क्या होता है? हिमपात होता है, हिम वर्षा होती है यानी बर्फबारी होती है, जिस कारण ये पर्वत पूर्णतः किससे ढके होते हैं? बर्फ से ढके हुए होते हैं, हिम आच्छादित होते हैं। कह सकते हैं कि यह जो पर्वत है पूर्णतः हिम से ढका होता है। ट्रांस हिमालय पूर्णतः भारत का सबसे उत्तरी विस्तार है, ट्रांस हिमालय, जिसपे हिम वर्षा होने के कारण पूर्णतः ये किससे ढका होता है? बर्फ से ढका हुआ होता है, अर्थात ये कैसा होता है? हिमाच्छादित होता है। ट्रांस हिमालय कैसा पर्वत श्रृंखला है? हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला। अब ये बताइए, ये पर्वत पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, तो क्या इस पे पेड़ पौधे वनस्पतियों का विस्तार होगा? क्या इस पे वनस्पतियां पाई जाएंगी? क्या पादप उद्गम होगा? नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय पूर्णतः बर्फ से ढका होने के कारण, पूर्णतः हिम आच्छादित होने के कारण इसमें वनस्पतियों का अभाव होता है। इस पर्वतीय क्षेत्र पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। आई बात समझ में? ठीक, अब ये बताइए, जब बर्फ है, जब ये पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ होता है, तो इस पे वो बर्फ से ढका हुआ वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ग्लेशियर कहलाएगा। तो इस क्षेत्र में ग्लेशियर भी पाए जाते होंगे, ठीक, और नदियां निकलती होंगी तो नदी घाटियां भी पाई जाती होंगी, ठीक। तो इस पर्वतीय क्षेत्र पर ग्लेशियर और नदी घाटियों का भी विस्तार है, और कुछ जगह दर्रे वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इस पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 965 किलोमीटर के लगभग। औसतन इसकी जो लंबाई मानी गई है कितनी है? 965 किलोमीटर के लगभग। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो ट्रांस हिमालय श्रेणी है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों वाला पर्वत, समझिएगा, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणियों वाला पर्वत कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय। क्योंकि इसी भारत का पूछे कि भारत की सबसे ऊंची श्रेणियों वाला पर्वत कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय, और दुनिया में दूसरा, ठीक। क्योंकि आप काराकोरम श्रेणी में मैं आगे बताऊंगा, गाडविन ऑस्टिन केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पीओके में विस्तृत है, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन केटू के नाम से जानते हैं, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? जब हम मुख्य की बात करें, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है,
मेरे कहने का मतलब समझिए कि गॉडविन ऑस्टिन K2 ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में विस्तृत है। इस कारण वह चोटी भारत की सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरी है। इस कारण ट्रांस हिमालय दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे ऊंचा है हिमालय, क्योंकि इस पे माउंट एवरेस्ट विस्तृत है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। ट्रांस हिमालय कैसा पर्वत है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणियों वाला पर्वत है भारत का। ठीक, जो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, इस कारण इस पे वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। अब आइए थोड़ी हम इस चीज को मैप में अच्छे से समझने का कार्य करते हैं। देखिए, ये क्या है आपकी पमीर का पठार। पमीर के पठार से यहाँ पास आप जो देख रहे हैं, जो पर्वत है, ये इस पर्वत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी। इस पर्वत के जस्ट दक्षिण में ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत को हम क्या कहते हैं? लद्दाख श्रेणी। ठीक, ये जो पमीर पठार है, पमीर पठार के दक्षिण में ये वाला पर्वत क्या कहलाए? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के जस्ट दक्षिण में क्या कहलाए? लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जो ये वाला पर्वत है, इसे हम क्या कहते हैं? जास्कर श्रेणी। तो मुख्य ट्रांस हिमालय की मुख्यतः कितनी श्रेणी है? 3, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। और जो ये कैलाश श्रेणी है, ये वाली जो श्रेणी है कैलाश श्रेणी, ये मुख्यतः कहाँ विस्तृत है? आपके तिब्बत के पठारी क्षेत्र में। और ये लद्दाख का पूर्वी विस्तार है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है? कैलाश श्रेणी। लेकिन जब हम कुल गणना करते हैं तो कुल में हम इसकी भी गणना करते हैं कि कुल जब आ जाती है बात तो 4 श्रेणियां हो जाती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश श्रेणी। लेकिन ये इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक, तो 4 श्रेणियों मिलकर किसका निर्माण करती है? आपके ट्रांस हिमालय का निर्माण करती है। ठीक, सबसे उत्तरी श्रेणी भारत की कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। इस कारण भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाएगी? काराकोरम श्रेणी कहलाएगी। इसी में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत गॉडविन ऑस्टिन K2 विस्तृत है। दुनिया का सबसे ऊंचा कह रहा हूं, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम में ही विस्तृत है और भारत का सबसे ऊंचा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ये 3 श्रेणियां हैं और ये तीन श्रेणियां मुख्य श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसका पूरी विस्तार है आपका कैलाश श्रेणी। टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 4। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के जो दक्षिण वाला पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत विस्तृत है, उसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। और हिमालय पर्वत में मुख्यतः कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणी। चाहे मुख्यतः बोल दे चाहे कुल बोल दे, इस पे 3 ही श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी तो इसको जो हरे रंग से आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बृहद हिमालय कहते हैं। बीच वाली श्रेणी को मध्य हिमालय कहते हैं और सबसे दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो हिमालय पर्वत के उत्तर में ये जो 3 श्रेणियां विस्तृत है, इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, ये जो बृहद हिमालय है, ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से जो अलग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ITSZ। ITSZ। जो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को हम ITSZ के नाम से जानते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग करने वाला भाग क्या कहलाता है? अलग करने वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय को अलग करने वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ITSZ, यानी इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन क्या कहते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन। ये बृहद हिमालय मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करने वाला क्षेत्र है या गैप है। जो गैप पाया जाता है, मैंने बताया था, अगर ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं और यहाँ पास ये गैप है और इसके बाद यहाँ पास आपका मुख्य हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय की 3-4 श्रेणियां और बृहद हिमालय की 3-4 श्रेणियां, और इसके मध्य इस गैप को क्या कहते हैं? ITSZ। आया समझ में? इंडो सांगपो सचर जोन।
इंडो सांको सचर जोन कहते हैं। ठीक, आप बोले कि इंडो सांको सचर जोन किन दो श्रेणियों के मध्य है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांस हिमालय की सबसे जो दक्षिणी श्रेणी है उसे हम जास्कर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सबसे दक्षिणी श्रेणी क्या कहलाती है? जास्कर श्रेणी। और मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? बृहद हिमालय या महान हिमालय। ठीक, मुख्य हिमालय ये क्या है आपका? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी क्या कहलाती है? बृहद या महान हिमालय। और ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी क्या कहलाती है? जास्कर श्रेणी। और इनके मध्य ये जो गैप है इसे हम ITSZ इंडो सांको सचर जोन के नाम से जाना जाता है। इंडो सांको सचर जोन के नाम से। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या समझा कि भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इससे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये पमीर के घाट से भी जुड़ा हुआ है। पमीर के घाट में पमीर घाट या पमीर पर्वत पमीर पठार के दक्षिण और मुख्य हिमालय के उत्तर में विस्तृत है। किस प्लेट में विस्तृत है? तो यूरेशियन प्लेट। ये मुख्य हिमालय से प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण यूरेशियन प्लेट में हुआ था। ठीक, इसमें कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 4। मुख्यतः कितनी है? 3। तो हम 3 ही पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 के बारे में हमें जानकारी अर्जित रखना है। ठीक, इस पे वर्ष भर इस पर्वत में वर्ष भर हिम वर्षा होती है। इस कारण ये हिम से ढका है और इसमें वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। बर्फ से ढका है इसलिए इसमें ग्लेशियर पाए जाते हैं, विभिन्न नदी घाटियां पाई जाती हैं और दर्रे भी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ तक की चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये 3 श्रेणी आप डायग्राम भी बनाते चलिएगा, बढ़िया विस्तृत कर दीजिएगा। फिर मैं प्रत्येक पर्वत श्रेणी को सबसे पहले हम काराकोरम श्रेणी के बारे में समझेंगे, फिर लद्दाख और जास्कर, और हर पर्वत श्रेणी को पूर्णतः मैप में डायग्राम बना के समझाऊंगा कि कहाँ क्या पाया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय की विशेषता तो आपको समझ में आ गई होगी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लगभग 965 किलो के लगभग मानी जाती है। ठीक, अब सबसे पहला भाग है इसका, हम क्या पढ़ते हैं? काराकोरम श्रेणी। तो आइए देखिए, काराकोरम श्रेणी को संस्कृत भाषा में कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली चीज क्या याद रखना है कि काराकोरम श्रेणी को संस्कृत भाषा में कृष्णगिरी के, संस्कृत भाषा में इसे किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। कृष्णगिरी का शाब्दिक अर्थ होता है काला पहाड़। इसे क्या कहते हैं? काला पहाड़। ठीक, तो पहली लाइन में मैंने ये बोला कि काराकोरम श्रेणी को संस्कृत में कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पहाड़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला को हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, इस उत्तरी पर्वत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक, तो ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत है और भारत का भी सबसे उत्तरी पर्वत है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी किसे कहते हैं? तो भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है और ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी विस्तार है। ये किससे जुड़ा हुआ है और किसके दक्षिण में है? तो पमीर घाट से जुड़ा हुआ है। यह पर्वत श्रेणी पमीर घाट से जुड़ी हुई है और उसी के दक्षिण में विस्तृत है। ठीक, तो अगली लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि ये पमीर घाट से जुड़ी हुई श्रेणी है। ठीक, कौन सा भारत का पर्वत शिखर पमीर घाट या पमीर पठार से जुड़ा हुआ है? तो काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पमीर घाट से जुड़ी हुई है। फिर एक चीज याद रखिएगा, मैंने जो बताया, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी। आपसे पर्वत श्रृंखला बोले, क्या बोले कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? ठीक, यदि ऑप्शन में ट्रांस हिमालय दिया हो तो वो सही है। अगर ट्रांस हिमालय नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है? काराकोरम श्रेणी, तो आपको याद रखना है कि काराकोरम श्रेणी विश्व की, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाने वाली काराकोरम श्रेणी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है
और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रमुख पर्वत शिखर पाया जाता है जिसे हम गाडविन ऑस्टिन केटू के नाम से जानते हैं। इस पे एक पर्वत शिखर पाया जाता है, एक चोटी पाई जाती है जिसे हम गाडविन ऑस्टिन केटू के नाम से जानते हैं। और गाडविन ऑस्टिन केटू की जो ऊंचाई है 8611 मीटर। गाडविन ऑस्टिन केटू कहाँ विस्तृत है? काराकोरम श्रेणी में। कहाँ विस्तृत है ये? काराकोरम श्रेणी में, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। अब ये जो काराकोरम श्रेणी है भारत की सबसे ऊंची काराकोरम क्या मैं कह रहा हूँ, गाडविन ऑस्टिन जो केटू है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद इसी का नाम आता है। ठीक है, तो इस कारण मैं कह सकता हूँ ये काराकोरम में विस्तृत है। तो काराकोरम विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी नहीं। जब काराकोरम की बात की जाए तो वो श्रेणी है और चोटी की बात की जाए तो गाडविन ऑस्टिन केटू। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम को उपाधि दी गई है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की ऋण कहा जाता है। उच्च एशिया की ऋण की हड्डी, मतलब आप एक चीज ये समझिए, जैसे ये एशिया महाद्वीप, अब एशिया महाद्वीप के यहाँ पास काराकोरम श्रेणी का विस्तार, ठीक, तो ये एशिया का एकदम ये जो उच्च वाला हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाती काराकोरम श्रेणी। अब काराकोरम श्रेणी एशिया के उत्तरी हिस्से को, दक्षिणी हिस्से को, पूर्वी हिस्से को, पश्चिमी हिस्से को, सारे हिस्से को जोड़ने का काम करती है। जिस प्रकार आपके शरीर में पीछे वाले हिस्से पर पाई जाने वाली रीढ़ की हड्डी संपूर्ण शरीर को जोड़ने का काम करती है, उसी प्रकार आपके एशिया में पाई जाने वाली ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी संपूर्ण एशिया को जोड़ने का काम करती है। इस कारण इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। तो हमने क्या पढ़ा कि काराकोरम को संस्कृत में कृष्णगिरी कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है काला पहाड़। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है और भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। ये पमीर घाट से जुड़ी हुई है और पमीर घाट के दक्षिणी विस्तार को ही हम क्या कहते हैं? काराकोरम श्रेणी कहते हैं। ठीक, यह विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है क्योंकि इस पे गाडविन ऑस्टिन केटू शिखर पाया जाता है। इसका विस्तार की बात की जाए, इसे उपाधि क्या दी गई है? तो इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि ये एशिया महाद्वीप को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में जोड़ने का कार्य करता है। अगली विशेषता, इसका विस्तार कहाँ है? तो पहली चीज आप एक इसके विस्तार में ये समझिएगा कि ये लद्दाख श्रेणी के उत्तर में, किसके? लद्दाख श्रेणी के उत्तर में और पमीर पठार के दक्षिण में विस्तृत। ऊपर है पमीर का पठार और नीचे क्या है? लद्दाख श्रेणी। तो पमीर पठार और लद्दाख श्रेणी के मध्य में विस्तृत। ठीक, तो किन क्षेत्रों के मध्य विस्तृत है काराकोरम श्रेणी? तो याद रखिएगा, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में और पमीर पठार के दक्षिण में काराकोरम श्रेणी का विस्तार है। किन किन क्षेत्रों में विस्तृत है? तो आपके पीओके वाले क्षेत्र पर इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, फिर आपके लद्दाख वाले क्षेत्र पर और फिर अक्साई चीन पर। पीओके का जो क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र, वो गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र कहलाता है। जो पीओके वाला क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा किया था धोखे से, उस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र विस्तृत है? गिलगित का क्षेत्र और बल्तिस्तान का क्षेत्र। ठीक, और अक्साई चीन में जो क्षेत्र पर चाइना ने अधिकार किया है उसे सिंजियांग के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? सिंजियांग के नाम से, सिंजियांग। ठीक, तो इसका विस्तार कहाँ है काराकोरम श्रेणी का? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसके अंतर्गत गिलगित और बल्तिस्तान वाला क्षेत्र, मुख्य भारत के लद्दाख में और अक्साई चीन आपके भारत में। वो अक्साई चीन वर्तमान में चाइना के अधिकार में है और पीओके वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार में। लेकिन इसका वास्तविक रूप से मुख्य विस्तार देखिए भारत में कहाँ है? तो लद्दाख वाले क्षेत्र पर। ठीक, बाकी ये दोनों क्षेत्र ही भारत के हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र भारत के अंतर्गत
विस्तृत है, सॉरी इन दोनों क्षेत्रों पर ये पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। ठीक, अब बात आती है प्रमुख शिखर, इसके प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है जिसे हम कहते हैं गार्डविन ऑस्टिन केटू। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर है। अभी मैं सारी चीजें मैप में भी दर्शाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत शिखर है उसे हम क्या कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन केटू। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8613 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस कारण इसे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। किसे, काराकोरम को, क्योंकि इस पे केटू विस्तृत है। गार्डविन ऑस्टिन केटू को पाकिस्तान में चागोरी शिखर या शाहगोरी शिखर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में गार्डविन ऑस्टिन केटू को किस नाम से जाना जाता है, तो चागोरी शिखर या शाहगोरी शिखर, चागोरी शिखर या शाहगोरी शिखर। ठीक, और भारत में इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो गौरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो गार्डविन ऑस्टिन केटू के कौन कौन से नाम आ गए, तो पहला नाम है केटू या गार्डविन ऑस्टिन केटू। ठीक, दूसरा नाम है चागोरी या शाहगोरी शिखर पाकिस्तान में, और गौरी नंदा पर्वत इंडिया में इसे कहा जाता है। ठीक, यह भारत की, याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी है जिसका विस्तार वर्तमान में गार्डविन ऑस्टिन केटू कहाँ विस्तृत है, तो पीओके, और पीओके वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। लेकिन ये हिस्सा किसका है, भारत का। भारत का हिस्सा होने के नाते हम इसे कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, लेकिन ये विस्तृत कहाँ है, पाकिस्तान में, क्योंकि इस पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक, आई बात समझ में। फिर अन्य शिखर कौन कौन से हैं, तो इसमें हीडन पर्वत चोटी, ब्रॉड पीक पर्वत चोटी और गसेरथुम पर्वत चोटी। कौन कौन से पर्वत चोटी इस पे विस्तृत है, तो याद रखिएगा हीडन पर्वत चोटी, हीडन पर्वत चोटी, ब्रॉड पीक पर्वत चोटी और गसेरथुम पर्वत चोटी इसमें विस्तृत है। टोटल मुख्यतः हम इसके अंतर्गत 4 शिखर पढ़ रहे हैं। पहला हो गया गार्डविन ऑस्टिन केटू, दूसरा हो गया हीडन, तीसरा हो गया ब्रॉड पीक और गसेरथुम। टोटल ये 4 पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी में प्रमुखतः विस्तृत हैं, जिनकी ऊंचाई 8000 से अधिक है, 8000 मीटर से अधिक है। इन सभी पर्वतों की ऊंचाई कितनी है, 8000 मीटर से अधिक है, और गार्डविन ऑस्टिन की तो आपने देख लिया 8611 मीटर। ठीक, नदियां कौन कौन सी बहती हैं इस क्षेत्र से, काराकोरम श्रेणी से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित निकलती हैं, उद्गमित होती हैं, तो याद रखिएगा श्योक नदी और गिलगित नदी। मुख्यतः कौन कौन सी है, श्योक नदी और गिलगित नदी। ठीक, श्योक नदी और गिलगित नदी। दर्रा कौन सा विस्तृत है, तो काराकोरम का दर्रा काराकोरम श्रेणी में ही विस्तृत है। काराकोरम का दर्रा कहाँ विस्तृत है, तो आपके याद रखिएगा काराकोरम पर्वत में ही विस्तृत है। कौन कौन सी ग्लेशियर इसमें विस्तृत है, तो देख लीजिए कौन कौन सी ग्लेशियर विस्तृत है। मैंने 2 चीज लिखी हुई है यहाँ पास, प्रमुख ग्लेशियर और हिमनद और नदी घाटियां। प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद या नदी घाटियां, ग्लेशियर को ही हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर कौन सा क्षेत्र होता है, ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जो पूर्णतः बर्फ से ढका होता है। ठीक, तो सबसे पहला ग्लेशियर इसका बातुरा ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर। दूसरा है हिस्पर ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। ये दोनों ग्लेशियर किस घाटी पर स्थित है, तो हंजा नदी घाटी पर। याद रखिएगा एक नदी है हंजा नदी, ये कहाँ बहती है आपके हंजा नदी, तो आपके गिलगित वाले क्षेत्र में, पीओके के गिलगित वाले क्षेत्र में हंजा नदी प्रवाहित होती है, और उसी नदी घाटी में बातुरा और हिस्पर ग्लेशियर विस्तृत है। ठीक, फिर अगले 2 ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर और बाराटोरा ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर और बाराटोरा ग्लेशियर ये काराकोरम श्रेणी में सियार नदी घाटी के निकट स्थित है। सियार नदी घाटी के निकट कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं, तो बियाफो और बाराटोरा ग्लेशियर सियार नदी घाटी के निकट स्थित है। ठीक, और लास्ट है सियाचिन ग्लेशियर, 5वां ग्लेशियर जो इस पे विस्तृत है, सियाचिन ग्लेशियर, जो आपके भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में विस्तृत है। और नदी घाटी कौन सी है, तो नुब्रा नदी घाटी।
तो कई बार पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर का विस्तार किस नदी घाटी के अंतर्गत है, तो नुब्रा नदी घाटी के अंतर्गत स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? आपके लद्दाख वाले क्षेत्र पे, इंडिया के, भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र पर। ठीक, सियाचिन ग्लेशियर से आपको याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, जहां भारत की सेना लगाई जाती है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू, आपके भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र पे विस्तृत है। ठीक, और सियाचिन ग्लेशियर से एक बात और याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा कहलाता है? सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है। ठीक, किस आधार पर? युद्ध स्थल के आधार पर। ठीक, तो ये चीज समझ गए होंगे आप। सेना किस ग्लेशियर पर लगती है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक, अब हम थोड़ी इन सारी चीजों को हम थोड़ी मैप में समझने का कार्य करते हैं। क्या है आपकी, मान लीजिए काराकोरम श्रेणी। ठीक, काराकोरम श्रेणी के उत्तरी क्षेत्र पर क्या है? पमीर गांठ या पमीर पठार। ठीक, दक्षिण में क्या है आपकी? लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो पमीर घाट के दक्षिण और लद्दाख श्रेणी के उत्तर में विस्तृत क्या है? आपकी काराकोरम श्रेणी। इसे क्या कहते हैं? काराकोरम। अब बात आती है कि अगर मैं यहां पास से जम्मू कश्मीर को विकसित कर दूं तो कुछ इस प्रकार से मैप के अंतर्गत ये विस्तृत हो जाए। अब देखिए, यहाँ पास से पीओके वाला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पास से आपके अक्साई चीन का क्षेत्र है, चाइना वाला। अब पीओके में ही मैंने बताया था भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन केटू। गार्डविन ऑस्टिन केटू कहाँ विस्तृत है? आपके पीओके वाले क्षेत्र में। लेकिन ये भारत का हिस्सा है, इस कारण हम इसे भारत के अंतर्गत मानकर ही पढ़ते हैं। लेकिन कभी एक प्रश्न पूछ ले कि भारत के मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत के मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? आपकी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। और डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गार्डविन ऑस्टिन केटू। गार्डविन ऑस्टिन केटू यहीं विस्तृत है, ये है आपकी केटू। यहीं पास है आपका हिंडन पर्वत, यहीं पास है आपका ब्रॉड पीक पर्वत, हिंडन, ब्रॉड पीक और गसेथुन। ये तीनों, सबसे पहले केटू है, फिर आपका हिंडन पर्वत शिखर है, फिर यहाँ पास है ब्रॉड पीक पर्वत शिखर, फिर यहाँ पास है गसेथुन पर्वत शिखर। ठीक, तो मैं इसे लिख सकता हूं यहाँ पास केटू, हिंडन, ब्रॉड पीक और गसेथुन। ठीक, केटू, हिंडन, ब्रॉड पीक, गसेथुन, ये चारों पर्वत कहाँ है? आपके पीओके में। ये चारों पर्वत शिखर कहाँ? पीओके में। केटू भी कहाँ स्थित है? आपके पीओके में। केटू को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो शाहगोरी पर्वत या चागोरी पर्वत। ठीक, ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 8611 है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसे भारत में गौरी नंदा के नाम से भी जाना जाता है। विस्तृत कहाँ है? आपके पीओके में। फिर और क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पास ग्लेशियर कितने हैं? 5। सबसे पहले यहाँ पास ग्लेशियर विस्तृत है आपके 5।
तो चार जो ग्लेशियर हैं आपके, चार जो ग्लेशियर हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ग्लेशियर है आपका बातुरा ग्लेशियर, फिर क्या है आपका हिस्पर ग्लेशियर, फिर है बियाको, फिर है आपका बाराटोरा। कौन कौन से हो गए आपके? बातुरा, हिस्पर, बियाको, बाराटोरा। बातुरा, हिस्पर, बियाको, बाराटोरा। बातुरा, हिस्पर, बियाको और बाराटोरा। ठीक, बा से इनका नाम हो, पहले वाले का बातुरा, दूसरे वाले का हिस्पर, तीसरा है बियाको, चौथा है बाराटोरा। जो सबसे पहले क्या था आपका बातुरा और दूसरा क्या था हिस्पर। तो बातुरा और हिस्पर ग्लेशियर किस नदी घाटी पर है? हंजा नदी घाटी पर। फिर बियाको और बाराटोरा किस नदी घाटी पर है? तो सियार नदी घाटी पर। ठीक, मतलब यहां से एक नदी गुजरती है हंजा नदी, यहां से सियार, कौन सी नदी गुजरती है? सियार नदी। सॉरी, यहाँ पास इन दोनों के मध्य सियार नदी गुजरती है और इन दोनों के मध्य आपकी हंजा नदी गुजरती है। तो बातुरा और हिस्पर के मध्य कौन सी नदी है? आपकी हंजा नदी। और बियाको और बाराटोरा के मध्य कौन सी है? क्या कहते हैं? सियार नदी। ठीक है, तो सियार नदी घाटी पर बियाको और बाराटोरा और हंजा नदी घाटी पर आपके बातुरा और हिस्पर ग्लेशियर स्थित है। और चारों के चारों कहाँ है आपके? पीओके पर। चारों के चारों कहाँ है आपके? पीओके पर। चारों के चारों पर्वत कहाँ स्थित है आपके? आपके पीओके में स्थित है। और चारों के चारों ग्लेशियर भी कहाँ स्थित है? आपके पीओके पर। और एक ग्लेशियर है आपके लद्दाख में, भारत के मुख्य हिस्से पर, जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत, पाकिस्तान और चाइना के मध्य विवादित क्षेत्र है। भारत, पाकिस्तान और चाइना वाले क्षेत्र के मध्य विवादित क्षेत्र है। और ये भारत का सबसे, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखिएगा। जिसका विस्तार कहाँ है? आपके लद्दाख वाले क्षेत्र पर। और यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं? नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी घाटी कहाँ है आपके? सियाचिन ग्लेशियर पर है, जहां पर सियाचिन ग्लेशियर का विस्तार है। और कहाँ है? लद्दाख में। ठीक, अब मैंने बताया गिलगित नदी और श्योक नदी यहाँ से बहती हैं, तो यहाँ से उद्गमित होती है। तो काराकोरम श्रेणी से एक नदी गुजरती, गिलगित नदी निकलती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक है। सिंधु की सहायक है गिलगित, दोनों श्योक और गिलगित दोनों सिंधु की सहायक नदी। ठीक, तो यहाँ पास आपको क्या याद रखना है कि जैसे मान लीजिए ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी से नदी निकलती है गिलगित नदी और एक नदी निकलती है श्योक नदी। और दोनों आपके गिलगित वाले क्षेत्र पर इससे नीचे से आती है कौन सी? सिंधु नदी। तो गिलगित नदी भी सिंधु से मिल जाती है और श्योक नदी भी किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो श्योक नदी निकलती है ये किन दो श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो ये है काराकोरम श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी। और इन दोनों के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? श्योक नदी। श्योक नदी। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य श्योक नदी बहती है। और इनसे कितनी नदियां उद्गमित होती है काराकोरम श्रेणी से? तो श्योक और गिलगित नदियां उद्गमित होती हैं। और दोनों की दोनों किसकी सहायक है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और याद रखिएगा श्योक नदी किन दो पर्वतों के मध्य बहती है? तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है। या कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो श्योक नदी प्रवाहित होती है। आपके काराकोरम श्रेणी की टोटल लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ज्यादा नहीं विस्तृत है आपके, ये जो इसकी टोटल लंबाई मानी जाती है लगभग 500 किलोमीटर के लगभग है। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी गार्डुइन ऑस्टिन K2 है। अब ये संपूर्ण भारत का सबसे उत्तरी पर्वतमाला है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्योंकि इस पे गार्डुइन ऑस्टिन K2 है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा है, इसके बाद माउंट एवरेस्ट या हिमालय के बाद। ठीक, अब इसके नीचे लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के नीचे जास्कर श्रेणी का विस्तार है। तो आज आप काराकोरम श्रेणी के मध्य बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब डायग्राम में अगर आप यहाँ पास देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है पीओके का क्षेत्र और यहाँ है आपका सबसे पहले गार्डुइन ऑस्टिन K2, फिर उसके बाद गार्डुइन ऑस्टिन K2 के बाद आपका कौन सा पर्वत है?
हिंडन पर्वत, फिर ब्रॉड पीक पर्वत और जो अगला पर्वत है गसेरथुम। ये चारों के चारों आपके कहाँ स्थित है? पीओके वाले क्षेत्र पर। इसी के नीचे 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं और एक ग्लेशियर आपके सियाचिन ग्लेशियर आपके लद्दाख वाले क्षेत्र पर है। गिलगित नदी यहाँ से निकलकर पीओके में बहते हुए कहाँ सिंधु से मिल जाती है, पीओके में ही। और श्योक नदी आपके काराकोरम श्रेणी से निकलकर कुछ दूर तक लद्दाख और काराकोरम के मध्य बहती है और आगे जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है, आगे जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक, और ये विस्तृत किसके मध्य है? तो काराकोरम श्रेणी पमीर के पठार के दक्षिण में और लद्दाख श्रेणी के उत्तर में विस्तृत है। ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वतमाला है जिसमें 3 नदी घाटियां हैं, हंजा नदी घाटी, सियार नदी घाटी और नुब्रा नदी घाटी। हंजा नदी घाटी पर बातुरा और हिस्पर ग्लेशियर है, सियार नदी घाटी पर बियाको और बाराटोरा ग्लेशियर है और नुब्रा नदी घाटी जो कि आपके लद्दाख वाले क्षेत्र पर है, वहां सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक, तो यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। अक्साई चीन में कौन सा क्षेत्र पर यह पर्वत विस्तृत है? सिंजियांग। यहाँ पास लिख देता हूँ सिंजियांग। और पीओके की कहा? गिलगित और बल्तिस्तान, गिलगित और बल्तिस्तान, इतने क्षेत्र पर इसका विस्तार है। इसकी टोटल लंबाई है 500 किलोमीटर। ये जो चारों पर्वत पड़े, इनकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर के लगभग। तो आज की वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय की विशेषताओं को समझा और फिर इसके अंतर्गत सबसे पहली पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी को पूरी डिटेल के साथ हमने समझ लिया है। अब कल की जो वीडियो रहेगी उसके अंतर्गत मैं लद्दाख, जास्कर और थोड़ी बहुत कैलाश श्रेणी के मध्य में कैलाश श्रेणी के विषय में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।